हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 24 है बेटा। और आज का जो टॉपिक है मुझे कवर करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, तो आज के टॉपिक पे इसको हम लेते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा, जब लॉकडाउन से पहले कोचिंग के अंदर ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और किस प्लांट पर किए? पाइसम, सटाइवम, गार्डन पीपल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब किए मेंडल ने, उस दौरान एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बताया था कि जो उनके फैक्टर होते हैं वो गेमीट बनते समय अलग हो जाते हैं और बाद में फर्टिलाइजेशन करके ये जोड़ा बना लेते हैं और पेयरिंग करने के बाद अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं। ये बात मैंने बताई थी। और एक बात और बताई थी मैंने कि ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं और सेग्रीगेट करने के बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं। और क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे, सटन और बोवेरी ने सी अर्चिन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली उन्होंने क्या बताया? उन्होंने 1902 में दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बात मैंने उस समय आपको बताई थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि मेंडल ने जब पाइसम सटाइवम पर अपने बहुत सारे प्रयोग किए, उस दौरान उन्होंने क्या किया? अपने प्रयोगों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम, मेंडल गेव सम कंक्लूजन कॉल्ड लॉज ऑफ मेंडल, जिनको मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं। और कौन कौन से? जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीन नियम मेंडल के जो थे, इन्होंने मेंडल ने अपने नियम को दिया। तो मेंडल ने जो भी अपने ये नियम दिए, ये सारे नियम जो है पाइसम सटाइवम पर लागू होते थे। अब हम जिक्र करते हैं उन घटनाओं का, उन इवेंट्स का जहां पर मेंडल के ये तीनों नियम लागू नहीं होते हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जहां पर मेंडल के तीनों नियमों में से किसी का भी पालन पूर्ण रूपेण नहीं होता है, उन घटनाओं को डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। और इन्हीं डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म में 4 कैटेगरी रखी गई हैं। ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं बेटा बताते हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, एसएनसीईआरटी में सब आपको मिल जाएगा। लेकिन कौन सी 4 कैटेगरीज है? नंबर फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड कैटेगरी है बेटा प्लियोट्रॉपी है। तीसरी कैटेगरी है बेटा इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड लास्ट बेटा है लिंकेज। तो ये हमें जो 4 कैटेगरी मिलती हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स और लिंकेज, इन चारों में मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है। अब हमारा जो आज का डाउट क्लियरेंस का क्वेश्चन आप लोगों का था वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा इन सबको तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। आज के लेक्चर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर डिस्कशन करते हैं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या चीज है। तो शुरू करने से पहले एक चीज और बता दे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पहले हम डोमिनेंस के बारे में तो जान ले बेटा। तो क्या किया मेंडल ने? मेंडल ने जो गार्डन पी का नाम बेटा पाइसम सटाइवम पे जो एक्सपेरिमेंट किए, तो क्या किया उन्होंने? एक बात बता दें आपको, उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का सिलेक्शन किया था। याद है ना? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया। और कौन से 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे? जैसे कि प्लांट की हाइट का कैरेक्टर लिया। एक चीज देखते हैं कौन से, जैसे प्लांट की हाइट का कैरेक्टर लिया, तो हाइट में क्या उन्होंने लिया? टॉल या डॉर्फ। प्लांट की हाइट का कैरेक्टर लिया, तो हाइट में क्या लिया? या तो प्लांट टॉल होगा या फिर और डॉर्फ, है ना बेटा? अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो उन 7 पेयर में से एक फ्लावर कलर लिया। फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर कैसा लिया? या तो रेड होगा या होगा व्हाइट। और चीज अगर हम सीड शेप की बात करें
तो सीड शेप कैसा लिया, सीड शेप में या तो होगा राउंड और या होगा रिंकल्ड। इसी तरह से अगर हम सीड कलर की बात करें तो सीड कलर या तो होगा येलो या फिर ग्रीन। तो इसी तरह से मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किए और इन पर अपना काम किया। तो अब इसमें एक चीज और, जो कैरेक्टर्स लिए यानी कि हर कैरेक्टर में जो है आपको 2 क्लियर कट डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे हाइट का ले लीजिए, कलर का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए हम फ्लावर की कलर की बात करें तो या तो फ्लावर रेड होगा या व्हाइट होगा, कोई बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर उन्होंने नहीं दिया। यानी कि ना कोई लाइट पिंक है या डार्क पिंक है, इस तरह का कोई कैरेक्टर्स नहीं दिया उन्होंने। फ्लावर की बात की तो रेड लिया या व्हाइट लिया। तो अब एक चीज और क्या किया मेंडल ने, रेड और व्हाइट फ्लावर, मान लीजिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं, रेड फ्लावर का और व्हाइट फ्लावर में क्रॉस करा के देखा। तो एक सपोज करिए ये आपके पास ये रेड फ्लावर है और रेड फ्लावर को बेटा ये किया कैपिटल आर से लिखते और इसका क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराने के बाद इसको लिखते हैं स्मॉल आर। तो हमें क्रॉस करने के बाद जो मिला कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये सारे के सारे जो फ्लावर थे ये कैसे दिखे बेटा, रेड। और ये जनरेशन कौन थी, F1 जनरेशन। यानी मेंडल ने कहा कि जब हम रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो हमें मिलता है वो सारे के सारे फ्लावर जो है वो रेड मिलते हैं। इसका मतलब जो रेड है, रेड वाला चीज इसने आपको रेड वाले चीज ने अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर दिया और व्हाइट फ्लावर के स्मॉल आर ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। इसका मतलब जो एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में उसको उन्होंने डोमिनेंट कहा। और ये लॉ ऑफ डोमिनेंट के बारे में ऐसे बताया उन्होंने। तो यानी कि कहने का मतलब है कि मेंडल के अकॉर्डिंग जो था वो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स, इन जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे, इसमें से जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता था वो डोमिनेंट कहलाता था। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता था उसको हम रिसेसिव बोलते थे। तो ये बात बताई थी मेंडल ने। अब हम समझ गए कि ये डोमिनेंस क्या है। तो डोमिनेंस वाली बात समझने के बाद अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखने के लिए देखिए बेटा, एक लिया रेड फ्लावर जिसको कैपिटल आर लिखा गया और एक है व्हाइट फ्लावर मानते हैं जिसको स्मॉल आर और स्मॉल आर लिखते हैं। इन दोनों फ्लावर में जब क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में मेंडल के अकॉर्डिंग क्या मिलने चाहिए थे, रेड और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो रेड मिलते थे F1 जनरेशन में, डोमिनेंट रेड। लेकिन हुआ क्या, जब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में मिले सारे के सारे पिंक फ्लावर। हम लिख देते बेटा यहाँ पर ये पेरेंटल जनरेशन है और ये क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर जो मिला ये सारे के सारे F1 जनरेशन में मिले सारे पिंक। अब क्या किया, ये जो F1 जनरेशन की प्रोजनी थी इनमें सेल्फिंग करा के देखी गई। जब इसमें सेल्फिंग कराई गई यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया गया सेल्फिंग कैपिटल आर स्मॉल आर से, ये देखिए बेटा गेमेट इसके बने कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये आप पढ़ चुके हैं ना। फिर इसको जो है अगली जनरेशन में ये पुनेट ने दिया था स्क्वायर, चेकर बोर्ड कहते हैं। पुनेट स्क्वायर में जब इसको रखा गया तो ये देखिए ये मेल और फीमेल को अलग अलग रखा गया। तो जब ये इसमें देखा गया क्या हमें मिलता है F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आता है मेंडल के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आना चाहिए वो 3:1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या मिला हमें कि एक बेटा मिला रेड फ्लावर, एक मिला व्हाइट फ्लावर और 2 फ्लावर ऐसे मिले जो पिंक थे। यानी कि जो इसका फिनोटिपिक रेशियो था वो 1:2:1 था फिनोटिपिक रेशियो। और इसका जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो भी सेम था, यानी फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम। यहाँ पर क्या देखने को मिला, देखने को ये मिला कि जो मेंडल के नियम के हिसाब से, मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर
हमें रेड फ्लावर मिलने चाहिए और ये जो रेशियो मिलना चाहिए वो 3:1 रेशियो मिलना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना बेटा, इसलिए। लेकिन यहाँ पर ना रेशियो मिला 3:1, ना हमें मिले रेड फ्लावर। इसका मतलब ये मेंडल के नियम का विचलन है, यही तो है डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के नियमों का विचलन है ये। और ये क्या हुआ इसमें, यहाँ पर F1 जनरेशन में जो अपने आप को रेड फ्लावर था ये पूरी तरह से अपने आप को डोमिनेंट नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस हो पा रहा है, इसलिए इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, यह है रेड फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा का। और ये देखिए बेटा व्हाइट फ्लावर आ गया स्क्रीन पर, ये भी जो है मिराबिलिस जलापा का फ्लावर है। अब देखिए बेटा स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत फ्लावर दिख रहे हैं हमें, रेड फ्लावर जिनको कैपिटल आर लिखा है, और वाइट फ्लावर जिसको स्मॉल आर लिखा है। जब इनका क्रॉस कराया गया तो रिजल्ट क्या मिला बेटा, पिंक फ्लावर मिलते हैं, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। एक चीज और बता दे बेटा, ये जो फ्लावर हैं रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर, ये के सारे इनको हम मिराबिलिस जलापा कहते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा एक है 4 o'clock प्लांट, और साधारण हिंदी में इसको गुलाबास भी कहते हैं बेटा। और ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब जो फिगर है बेटा ये एनसीईआरटी का फिगर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जिसमें दिखाया गया है पेरेंटल जनरेशन, जिसमें कैपिटल आर का क्रॉस कराया गया है, स्मॉल आर यानी रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर से किया गया। गेमीट्स बने बेटा F1 जनरेशन में ऑल पिंक फ्लावर मिलते हैं, और जब चेकर बोर्ड की सहायता से इनको देखा गया तो बेटा इसके अंदर जो हमें मिला रेशियो वो कैपिटल आर यानी एक रेड मिला, 2 पिंक मिलते हैं और एक फ्लावर व्हाइट मिलता है, जो कि मेंडल के नियमों का विचलन सिद्ध करता है। और यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डेविएशन ऑफ मेंडल। बेटा और फिगर स्क्रीन पर आ गया आपके सामने, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, और इसका नाम है एंटीराइनम मेजर्स, जिसको स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं, और बेटा इसका कॉमन नेम है डॉग फ्लावर। तो सारे के सारे नेम आपको याद रखने हैं बेटा। अब इसको ऐसे समझते हैं बेटा, जो आपने स्क्रीन पर देखे सुंदर सुंदर फ्लावर कौन से बेटा, क्या नाम है उनका, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये जो स्क्रीन पे हमने सुंदर से फ्लावर देखे, इनमें से एक फ्लावर मिराबिलिस जलापा का एक प्लांट मेरे पास है, और वो खूबसूरत सा फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे उसमें क्या कहानी है। रेड कलर के फ्लावर की बात करें, मान लीजिए मिराबिलिस जलापा का ये एक रेड फ्लावर है। अरे भाई लिख दिया ना रेड फ्लावर, मान लो रेड फ्लावर, मानने में क्या जाता है, स्क्रीन पे तो आपने देखा ना कितना सुंदर सा था। और फिर क्या हुआ, ये रेड फ्लावर है। अब रेड फ्लावर को कैसे लिखते, कैपिटल आर है ना बेटा। अब मैं पूछूं कि आपको कि इस रेड फ्लावर में कितने आर हैं, बोलो कितने आर दिख रहे हैं, तो 2 आर दिख रहे हैं, यानी एक आर ये, एक आर ये, और दोनों आर मिल करके क्या बना रहे हैं, इसका रेड कलर बना रहे हैं। यानी पिगमेंट्स जो है रेड कलर, वो जो पिगमेंट्स दे रहे हैं, एक आर ने आधा पिगमेंट कंट्रीब्यूट किया, हाफ पिगमेंट, या हम कह सकते हैं कि हाफ एंजाइम कंट्रीब्यूट किया, और इस आर ने हाफ एंजाइम या हाफ पिगमेंट इसने कंट्रीब्यूट किया। यानी 2 आर ने मिल करके आधा आधा पिगमेंट दिया, तब जाकर के रेड कलर बना। या हम कह सकते हैं कि 50% एक आर ने कंट्रीब्यूट किया पिगमेंट का, और 50% एक आर ने कंट्रीब्यूट किया, यानी 50% इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, ये इक्वल टू 1। यानी कि जो है पूरा 100% जो इसका कलर है रेड, जो 100% पिगमेंट या एंजाइम है, ये 2 आर मिल करके उसको दे रहे हैं। अब अगर हम व्हाइट फ्लावर की बात करें तो एक चीज हम जान गए कि जो कैपिटल आर है इससे मिल रहा है रेड कलर। व्हाइट कलर की बात करें तो व्हाइट
कलर में व्हाइट फ्लावर में बात करें अगर हम, तो व्हाइट फ्लावर को बेटा क्या लिखते हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर। व्हाइट फ्लावर को हम लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर, दो आर। अब स्मॉल आर का मतलब यहाँ पर तो रेड कलर की बात नहीं है, यानी हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्हाइट फ्लावर का मतलब ये नो कलर। जब यहाँ पर कोई एंजाइम ही नहीं है तो कलर ही नहीं, नो कलर इक्वल टू नो रेड फ्लावर, नो रेड फ्लावर। नो रेड फ्लावर मतलब व्हाइट फ्लावर, है ना बेटा। तो इस तरह से ये व्हाइट फ्लावर। अब एक काम करते हैं, फिर से इसको देखते हैं कि कोई बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट आपका एक एक क्लियर करा दूं मैं। फिर से इसको देखते हैं, जैसे क्या हुआ कि इसको हम जो अभी आपको बताया कि कैसे पिंक बना। मान लीजिए ये कैपिटल आर है, क्रॉस क्रैक स्मॉल आर और स्मॉल आर से F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर बना। अब पिगमेंट किसने दिया बेटा, हमने बताया ना कि जो रेड कलर आया वो कैपिटल आर से, यानी कैपिटल आर ने कितना कंट्रीब्यूट किया इसमें, हाफ पिगमेंट या एंजाइम दिया। तो जब हाफ पिगमेंट दिया और इस स्मॉल आर के पास तो है ही नहीं, तो हाफ पिगमेंट जब दिया यहाँ पर, यानी कि आधा कंट्रीब्यूशन किया, इसका मतलब पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया अपने आप को, पिगमेंट नहीं बना पाया, एंजाइम नहीं आया यहाँ पर। इसलिए ये क्या दिखे, हाफ। जब रेड दिखते थे तो अब हाफ जब पूरा 100% था तो रेड फ्लावर था, लेकिन जब 50% ही आया तो ये हो जाते हैं पिंक फ्लावर। तो इस तरह से ये कहानी है पिंक फ्लावर बनने की, ठीक है बेटा। तो मेरा विलेज लापा में ऐसे हमें देखने को मिला पिंक फ्लावर। एनी डाउट्स, क्लियर बेटा। और एक बात बेटा, पहले के साइंटिस्ट क्या मानते थे कि ये जो कैपिटल आर है, इस रेड फ्लावर मेरा विलेज लापा, इसका जब व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर से क्रॉस कराया गया तो जो F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिले, ये जो है पिंक फ्लावर का मतलब दोनों के कैरेक्टर जो है ये ब्लेंड करके ब्लेंडिंग हो गई, इनमें मिक्सिंग हो गई, और इसीलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कह दिया। क्या बेटा, अगर आपसे पूछें क्या ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, बिल्कुल नहीं है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता है बेटा तो नेक्स्ट जनरेशन में, जब पहली जनरेशन में F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर बने थे, तो अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें रेड और व्हाइट फ्लावर देखने को कैसे मिलते, रेड और व्हाइट फ्लावर देखने को मिले, इसका मतलब ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। तो फिर जब ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है तो क्या है, फिर ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक चीज और जान लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कोई जरूरी नहीं है कि उसके जीन्स डोमिनेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है कि रिसेसिव जीन्स हो, जो मतलब सारे के सारे जीन डोमिनेंट हो या सारे के सारे जीन्स जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो रिसेसिव हो, ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी जीन्स जो है वो दोनों जीन्स अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप में IA/IB इक्वल टू AB ब्लड ग्रुप बना था, तो यहाँ पर वैसे ही बेटा क्या हुआ, जो F1 जनरेशन में जो दोनों जीन्स थे वो अपने आप को पूरी तरह से नहीं डोमिनेट कर पाए, इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिली। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया। अब एक काम करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में या जो है इसके अंदर ये एंजाइम की क्या कहानी चल रही होती है, जो बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे की बात है, क्या हो रहा है एंजाइम। तो इस एंजाइम की स्टोरी को जानने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कौन सा, मेंडल के गार्डन पी पाइसम सटाइवम का जो सीड शेप है, उस एग्जांपल को लेकर के हम बात कर रहे हैं आपको। और आपको ये भी पता है जो सीड शेप होता है वो कैसे सीड शेप, राउंड सीड होता है और दूसरा रिंकल्ड सीड होता है। और एक चीज ये भी हम जानते हैं कि राउंड सीड के लिए कैपिटल R लिखते हैं और रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल r, यानी कि कैपिटल R जो होता है वो स्मॉल r पर डोमिनेंट होता है
और ये दोनों जीन कैपिटल आर जीन हो या स्मॉल आर जीन है, ये पाइसम सटाइवम में क्रोमोसोम नंबर 5 पर पाए जाते हैं बेटा। और ये क्या है देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 5 पर जो है ये दोनों जीन्स हमें देखने को मिलेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये क्रोमोसोम बना दिया, जैसे ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम, एक मिनट, ये ऐसे है, क्रोमोसोम हो गया। ये क्रोमोसोम है पाइसम सटाइवम के, समझने के लिए हम बनाते बेटा। और इस पे हमने बताया कि कैपिटल आर पाया जाता है और स्मॉल आर पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 5 पर। दूसरी बात बेटा, ये जो कैपिटल आर जीन है इसके पास होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। क्या होता है बेटा? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको लिखते हैं SBE लिखते हैं। और जो स्मॉल आर है इसके पास ये एंजाइम एब्सेंट होता है, नहीं होता है, नो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि ये जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम होता है किसके पास है? कैपिटल आर के पास। ये जो है सीड को राउंड कर देता है। राउंड सीड जो है किसकी वजह से होता है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से। और ये सीड जो है बेटा वो ये हो गया राउंड शेप का। जो मटर का दाना है ये गोल मटर का दाना, गोल बीज बन गया। गोल बीज किसकी वजह से बना? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से। और स्मॉल आर जहां पर है यहाँ पे तो SBE है ही नहीं। जब नहीं है तो इसने क्या किया? सीड को रिंकल्ड कर दिया। रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार बीज बन गया। कारण क्या था? एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये बात हमें समझ में आई कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से सीड का शेप राउंड हुआ और रिंकल्ड इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर SBE प्रेजेंट नहीं था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के बाद अब बेटा एक काम करते हैं कि क्या एंजाइम की इसमें स्टोरी है, एंजाइम का क्या रोल है, बिहाइंड द सीन बात करते हैं डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, कि क्या चल रहा होता है, एंजाइम कैसे इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसको समझने के लिए बेटा एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेंडल के गार्डन पी, जो गार्डन पी है पाइसम सटाइवम, उसके सीड शेप के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। सीड शेप आपको पता है दो तरह के लिए थे, कौन से? एक तो राउंड सीड शेप और दूसरा रिंकल्ड सीड। अब ये भी हम जानते हैं कि जो राउंड सीड होता है उसके लिए कैपिटल आर होता है जीन, और जो रिंकल्ड सीड होता है उसके लिए स्मॉल आर होता है। और ये भी हमें पता है कि कैपिटल आर जीन जो होता है वो स्मॉल आर पर डोमिनेंट होता है। और एक चीज, ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर जीन है बेटा, ये क्रोमोसोम नंबर 5 पर पाए जाते हैं पाइसम सटाइवम में। देखते हैं इस डायग्राम में कि कैसे ये जो है पाए जाते हैं। ये देखिए बनाया कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 5 पाइसम सटाइवम के, और इसमें आपको ये दिखाया मैंने कि कैपिटल आर जीन है और ये स्मॉल आर जीन है। अब एक चीज और जान लीजिए, जो कैपिटल आर जीन होता है इसके पास बेटा होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जिसको हम SBE भी लिखते हैं। और जो स्मॉल आर जीन होता है इसके पास SBE यानी स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं पाया जाता है। और जो ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है कैपिटल आर के पास, ये क्या काम करता है? सीड को राउंड कर देता है। और यहाँ पर जब स्मॉल आर के पास ये एंजाइम है ही नहीं, एब्सेंट है, इसका मतलब ये सीड जो है राउंड ना होकर के रिंकल्ड बन जाता है, झुर्रीदार बन जाता है। अब क्या कहानी है इसकी? जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है बेटा, इसमें क्या होता है? ये स्टार्च को प्रॉपर अमाउंट में बनाता है। स्टार्च जो है प्रॉपर अमाउंट में बनेगा, और यहाँ पर जो शुगर बनेगी वो शुगर जो है, इसमें जो है शुगर का पॉलीमराइजेशन होता है और शुगर जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे सीड का शेप जो है वो राउंड हो जाता है। जबकि इस केस में क्या होता है? नो प्रॉपर स्टार्च, यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में स्टार्च नहीं होता है जहां पर स्मॉल आर जीन है।
और जब प्रॉपर मात्रा में स्टार्च नहीं होगा तो शुगर क्या होगी बेटा, एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठा होने लगती है डिफरेंट पार्ट्स में, कई जगहों पर शुगर इकट्ठा होने लगती है और सीड का शेप जो है वो रिंकल्ड हो जाता है। दूसरी चीज, एक चीज और बता दें, जो स्टार्च होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन स्टार्च क्या करता है, ये ब्रांचिंग करता है और इससे जब ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो शुगर जो है स्टार्च में कन्वर्ट होगा और राउंड सीड जो है राउंड सीड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल आर, ये जो है यहाँ पर जब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होती है तो एक एंजाइम जो है स्टार्च होता है जिसको एमाइलोज कहते हैं, और एमाइलोज के कारण जो है ये अनब्रांचिंग होती है। अनब्रांच्ड एंजाइम जो है वो एमाइलोज के कारण होता है जिससे कि सीड का शेप रिंकल्ड हो जाता है। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन ये एंजाइम जो है वास्तव में बेटा ये काम कर रहा होता है, जबकि ये एमाइलोज है ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। अब एक चीज और बता दें, जीन जो वास्तव में काम कर रहे होते हैं, यानी जो जीन फंक्शन कर रहे होते हैं वो नेचर में वाइल्ड जीन कहलाते हैं, है ना। तो ये जो कैपिटल आर वाला जीन है ये काम कर रहा होता है, फंक्शन कर रहा होता है ये जीन, और इसको टेक्निकली देखा जाए तो ये इसको जो है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को SBE1 लिखते हैं। SBE1 जो है ये काम कर रहा होता है कहाँ पर, कैपिटल आर के पास, और SBE1 जो होता है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। अब जब ये काम कर रहा होता है, इसीलिए नेचर में आपको पता है कि जो जीन काम कर रहे होते हैं उसको जो है नेचर सेलेक्ट कर लेती है और ये वाइल्ड टाइप के कहलाते हैं। अब ये जो है कैपिटल आर जीन जो है ये नेचर में थे, अब कैसे ये स्मॉल आर जीन बने होंगे, तो एक काम बेटा ये समझने की कोशिश करते, स्मॉल आर जीन कैसे बना होगा। तो होता क्या है बेटा, जैसे कैपिटल आर जीन है हमारे पास, इस कैपिटल आर जीन में हुआ म्यूटेशन, कोई रेडिएशन आया, कोई दुर्घटना घटी, ऐसी कुछ हुआ, और यहाँ पर जब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप इसके सीक्वेंस बदल गए, सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ गए, और सीक्वेंस में चेंजेस हमने पढ़ा है ना कि जो सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं। अब जब क्या हुआ कि जब सीक्वेंस बदल गए तो mRNA बदल गया, जब mRNA बदल गया तो क्या हुआ, प्रोटीन भी बदल गया, और प्रोटीन बदल गया यानी कि जो एंजाइम है वो भी बदल गया, और एंजाइम अब यहाँ पर एंजाइम काम ही नहीं कर पा रहा। जब काम ही नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण ये हो गया कि रिंकल्ड सीड हो गया, और यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा होता है इसलिए ये इसका जो है शेप होता है वो राउंड शेप हो जाता है। अब इस फिगर से बेटा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैपिटल आर जीन और स्मॉल आर जीन जो है वो सीड के शेप को मेंटेन करते हैं। तो बेटा पहले लिखा है जो जीन है डोमिनेंट एलील कैपिटल आर, ये क्या करता है बेटा, एक्टिव एंजाइम बना देता है, और ये जो एक्टिव एंजाइम है ये एक्टिव एंजाइम अनब्रांच्ड स्टार्च को ब्रांच्ड स्टार्च में बदल देता है, और जो डोमिनेंट जीन मतलब जो कैपिटल आर है इसने एक्टिव एंजाइम को बनाया, इस एंजाइम ने अनब्रांच्ड स्टार्च को ब्रांच्ड स्टार्च में बदल दिया, और यह ब्रांच्ड स्टार्च सीड को राउंड शेप प्रदान करता है। दूसरी चीज बेटा, ये जो ब्रांच्ड स्टार्च है इसको एमाइलोपेक्टिन कहते हैं, मैंने पहले भी बताया ना, और दूसरा जो नीचे दिया है रिसेसिव एलील से जो बनेगा वो इनएक्टिव एंजाइम होता है बेटा, और यह जो है इनएक्टिव एंजाइम क्या करता है, अनब्रांच्ड स्टार्च को कन्वर्ट कर ही नहीं पाता है, और जब नहीं कन्वर्ट कर पाता है तो स्टार्च अनब्रांच्ड ही रह जाता है, और सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड ही हो जाता है। और एक चीज बेटा, जो अनब्रांच्ड स्टार्च है इसको एमाइलोज कहते हैं, तो इस फिगर से भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको और क्लियर तरीके से समझते हैं बेटा, कैपिटल आर जीन में हुआ म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने के कारण उसमें सीक्वेंस में ऐसा परिवर्तन हुआ, एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके कारण सीक्वेंस तो बदल गया लेकिन इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने पढ़ा है ना, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, मतलब सीक्वेंस बदल गया और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक प्रकार का ये साइलेंट म्यूटेशन है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कई अमीनो एसिड होते हैं बेटा, कई सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनके लिए एक से अधिक जेनेटिक कोड होते हैं,
एक से अधिक जेनेटिक कोड होते हैं, तो जब इसके डीएनए में चेंजेस होता है, डीएनए में सीक्वेंस बदल जाता है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन होने से एमिनो एसिड बदल गया, लेकिन जो नया कोड बना वो सेम एमिनो एसिड का रहा। नया कोड बन तो गया नया कोड, लेकिन वो सेम एमिनो एसिड का रहा, और सेम एमिनो एसिड के कोड रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जो बात जैसे थी वैसे ही रही। तो एक कंडीशन ये हुई कि म्यूटेशन तो हुआ लेकिन कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। दूसरी कंडीशन बेटा ये हुई कि कैपिटल आर जीन में म्यूटेशन हुआ। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि कैपिटल आर जीन में म्यूटेशन हुआ, जीन के सीक्वेंस बदल गए। जीन के सीक्वेंस बदलने के बाद भी वहां पर प्रोटीन बन रहा होता है, प्रोटीन बना, एंजाइम भी बन रहे होते हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, एंजाइम भी बन रहे हैं, लेकिन वहां पर एंजाइम काम नहीं कर पाता है। एंजाइम क्या होता है वहां पर, उस सीक्वेंस के बदलने से जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, और एंजाइम की एक्टिव साइट में परिवर्तन हो जाने की वजह से जो एंजाइम होता है वो काम नहीं कर पाता है, और उसको इनफेक्टिव एंजाइम कहते हैं। तो ये कंडीशन जैसे उसमें क्या हुआ, कैपिटल आर वाला है ये काम कर रहा है, और स्मॉल आर वाला है ये काम नहीं कर पा रहा, ये वाली कंडीशन। तो ये दूसरी कंडीशन ये भी म्यूटेशन के कारण हुई। अब जब कैपिटल आर काम कर रहा होता है तो ये तो अपना काम करेगा, स्मॉल आर काम नहीं कर पाएगा इनफेक्टिव एंजाइम होने के कारण। तीसरी कंडीशन एक और होती है बेटा कि कैपिटल आर जीन में म्यूटेशन होने के कारण, जब भी कैपिटल आर जीन में म्यूटेशन हुआ तो एक ऐसा जेनेटिक मैसेज क्रिएट हुआ जिसने क्या किया, स्टॉप सिग्नल कोडान को ठप कर दिया। स्टॉप सिग्नल कोडान को ठप कर दिया तो प्रोटीन चेन बनना बंद हो गई, और जब प्रोटीन चेन ही बनना बंद हो गई तो एंजाइम ही नहीं बनेगा। तो इस कुल मिलाकर तीन कंडीशन हमें म्यूटेशन के कारण यहाँ पर देखने को मिली। पहली कंडीशन में म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड के कारण, साइलेंट म्यूटेशन के कारण वैसी की वैसी ही स्थिति बनी रही। ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि प्रोटीन बन रहे थे, एंजाइम बन रहे थे, लेकिन काम नहीं कर पा रहे थे, एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो प्रभावित हो गई, और जो स्मॉल आर जीन था जहां इसने जो है क्या किया, काम करना बंद कर दिया, और कैपिटल आर जीन जो है वो काम कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में जो है नॉन फंक्शनल एंजाइम हम कह सकते हैं। और तीसरी कंडीशन में तो क्या हुआ बेटा कि एंजाइम बने ही नहीं, और ये चीज सब एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एक चीज आपको बता दे, पहली वाली कंडीशन जो है वो नॉर्मल एफिशिएंट एंजाइम, नॉर्मल एफिशिएंट एंजाइम जो नॉर्मल एलील बनाता है, नॉर्मल एफिशिएंट एंजाइम हम लिख देते हैं बेटा, नॉर्मल एफिशिएंट एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो बनाता है नॉर्मल एलील, नॉर्मल एफिशिएंट एंजाइम ये बनाता है नॉर्मल एलील, नॉर्मल एलील, और जिसके लिए ये कैपिटल आर हो गया। दूसरी वाली कंडीशन जो म्यूटेशन हुआ उसमें क्या हुआ, नॉन फंक्शनल एंजाइम हुआ, नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम तो है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, और इसके लिए बेटा स्मॉल आर लिखते हैं। और ये क्या करता है, फिनोटाइप को इफेक्ट कर देता है, फिनोटाइप को इफेक्ट कर देता है। जो ये फिनोटाइप कैपिटल आर से जो पिंक फ्लावर बन गए थे, ये कारण था कि वो फिनो एंजाइम है लेकिन काम नहीं कर पा रहा, फिनोटाइप को इफेक्ट कर दिया। और तीसरी कंडीशन बेटा है जो नो एंजाइम, नो एंजाइम एट ऑल, तीसरी कंडीशन है नो एंजाइम एट ऑल। इसका मतलब यहां पर भी, इसके लिए भी हम स्मॉल आर एलील, तो इसके लिए जो है अल्टरनेट एलील कह सकते हैं। तो पहली कंडीशन में हमें मिला नॉर्मल एलील कैपिटल आर, दूसरी कंडीशन में नॉन फंक्शनल एंजाइम से हमें क्या मिला, अल्टरनेट एलील मिला, ये स्मॉल आर है। और तीसरी कंडीशन में जहां पर नो एंजाइम एट ऑल लिखा हमने, वहां पर भी अल्टरनेट एलील मिला, इसके लिए भी हम स्मॉल आर लिखते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से ये बात समझ में आई होगी, एंजाइम की कहानी, कैसे एंजाइम काम करता है इस पर,
और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कोई भी, मेरी समझ से तो सारे पॉइंट कवर हो गए होंगे। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, जहां पर जरूरत होगी पॉज बटन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट बेटा।